हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। गाइस, ये जो आज का हमारा वीडियो बना हुआ है ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर बना हुआ है। इस सेशन में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पावलो ने जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया था उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूँगी कि आपको पावलो ने जो ये इनका अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है इनसे रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताऊँ। फिर भी अगर कहीं पे आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो वो चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं आपके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कुछ पहले भाई इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रतिपादक के बारे में आपसे पूछा जाता है कि भाई अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो आई.पी. पावलो, ठीक है, पावलो जो कि क्या थे, ये एक शरीर शास्त्री मतलब थे, ये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थे। ये मतलब क्या थे, ये फिजियोलॉजिस्ट थे। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो है पावलो क्या एक मनोवैज्ञानिक, नहीं, तो ये शरीर शास्त्री थे। और कहाँ के निवासी थे, तो ये रूस के निवासी थे, ठीक है। और इन्होंने जो ये अपना अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था ना, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। कब मिला था इनको नोबेल प्राइज़ इस सिद्धांत के लिए, तो 1904 ईस्वी में इनको इस सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, तो कुत्ते पर इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। यहाँ तक सभी का डन हो गया। अगला नेक्स्ट देखते हैं, ये जो इन्होंने सिद्धांत दिया था इसके बहुत सारे उपनाम हैं, बहुत सारे और नाम से इनको जाना जाता है। जैसे इस सिद्धांत को शरीर शास्त्री सिद्धांत कहा जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, क्लासिकल सिद्धांत या फिर क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना कि इनके अन्य नाम क्या हैं, या फिर आपसे पूछा जाता है कि क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो कोई भी आपको नाम लिख के दे देना, तो आप गलत करके मत आना। क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जितने इनके हमको लगता है नाम है वो सारे मैंने एक जगह पे लिख दिया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको और क्या कहा जाता है, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत या फिर प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत। ये सारे किस सिद्धांत के उपनाम है, तो पावलो ने जो सिद्धांत दिया था उसी के क्या है, ये सारे उपनाम है। डन सभी का, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन तो आप तुरंत पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट नोट करके है, इसे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। अब बात आती है कि इसे क्यों शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार मनोविज्ञान में प्रयोगशाला का क्या किया था, प्रयोग किया था। और कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किसने किया था, तो मनोवैज्ञानिक वुंट ने 1879 में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को स्थापित किया था। और पहली बार मनोविज्ञान में प्रयोगशाला का प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था, आपके पावलो ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान में प्रयोगशाला का क्या किया था, प्रयोग किया था। अब देखिए इनका क्या मानना था, इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था उसका कुछ मानना भी तो होगा। इनका ये मानना था कि हमारे व्यवहार के पीछे किसी स्वाभाविक उद्दीपक का आधार होता है, जिससे हमारे अंदर क्या होती है, स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। और जब हम इस स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ किसी कृत्रिम उद्दीपक को जोड़ देते हैं तथा उसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है, तो एक अनुबंधन स्वाभाविक अनुक्रिया एवं कृत्रिम उद्दीपक के मध्य बन जाता है। जैसे हम आपको अभी आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे हर कोई व्यक्ति है, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रवृत्तियां होंगी ना जो कि नेचुरल होंगी कि नहीं होंगी। आप क्या करोगे, आप उसके प्रति प्रतिक्रिया रखोगे, और जब कोई बाहरी चीज उसको आपके सामने वो प्रेजेंट करेगा तो आपके अंदर वो जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है वो निकल कर आएगी। जैसे मान लीजिए
कि भूखे व्यक्ति है, कोई भूखा व्यक्ति है। अब भूखा व्यक्ति के सामने यदि भोजन रख दिया जाएगा तो भाई हमारे अंदर मुंह में पानी आना तो स्वाभाविक सी बात है ना, उसमें कोई आप उसको, वो हमारे अंदर क्या, वो प्राकृतिक प्रवृत्ति है हमारे अंदर, वो हमारी नेचुरल प्रवृत्ति है। जब वो भूखे व्यक्ति के सामने भोजन आया तो भाई हमारे पेट में भूख लगी है, हमें उसको देखकर पानी आने लगा। मतलब हमने वो जो हमारे अंदर की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी उसको हमने क्या कर लिया, वो प्रतिक्रिया हमने वहां पे व्यक्त किया। जैसे डर जाना हमारे अंदर स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब कोई पीछे से हमें तेज से डराएगा, बहुत तेज शोर होगा, अगर कोई आके पीछे से हॉक करेगा तो हम वो चीज़, हमारे अंदर की जो प्रतिक्रिया है वो निकल कर बाहर आएगी। तो यही बात पावलोव कहते हैं। जैसे कुत्ते में लार आना वो उसकी स्वाभाविक सी बात थी, लेकिन जब उसको क्या हो गया, भोजन दिया गया, भोजन के साथ उसको कृत्रिम उद्दीपक के रूप में क्या हो गया, घंटी का प्रयोग कर दिया गया, तो उसका क्या बन गया, एक संबंध बन गया उनके मध्य में। डन हुआ ना, समझ में आया ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब इस सिद्धांत के इन्होंने 4 अंग बताए। पहला क्या बताया कि स्वाभाविक उद्दीपक। अब स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में क्या था भाई, वो जो कुत्ता था उसको क्या है भाई, उसको भोजन चाहिए, उसका स्वाभाविक उद्दीपक था। स्वाभाविक अनुक्रिया, इन्होंने 4 अंग बताया ना, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया, कृत्रिम उद्दीपक और कृत्रिम आपका अनुक्रिया। अब देखिए इनके बारे में देखते हैं कि वो क्या क्या बातें कहते हैं। अब देखिए स्वाभाविक उद्दीपक, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि भोजन भाई एक स्वाभाविक उद्दीपक था कि भोजन को देखकर उसने वो प्रतिक्रिया व्यक्त किया। उस जैसे इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया ना, तो कुत्ते को इन्होंने क्या किया था, भोजन पहले, तो उसमें उसको देखकर उसके अंदर लार टपकने लगा, उसकी अनुक्रिया होने लगी। फिर धीरे धीरे पावलोव ने कुछ समय बाद क्या किया, भोजन के साथ एक कृत्रिम उद्दीपक जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया कृत्रिम उद्दीपक के रूप में, घंटी को जोड़ दिया। तो जब भोजन के साथ घंटी गया तब भी जो है उसके कुत्ते को क्या हो गया, लार टपकने लगा। भाई वो स्वाभाविक थी, उसको लग रहा है कि भाई हमारा भोजन आ रहा है। फिर धीरे धीरे खाली घंटी कृत्रिम उद्दीपक के रूप में आया, फिर भी उसके अंदर लार, क्योंकि अब उसका कृत्रिम उद्दीपक के साथ क्या बन गया, उसको ये पता हो गया ना कि भाई अगर घंटी बजेगा इसका मतलब हमारा भोजन आ रहा है, क्योंकि वो उसके साथ जोड़ दिया गया है। तो जब उसने घंटी की आवाज़ सुनी तभी उसके अंदर क्या हो गया, लार टपकने लगा। तो यही बात इन्होंने यहाँ पे बोली है, जो ये मैंने बताया है कि पावलोव का क्या मानना था कि हमारे व्यवहार के पीछे किसी न किसी स्वाभाविक उद्दीपक का आधार होता है, जिससे स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। मतलब इस स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ जब हम कृत्रिम उद्दीपक जोड़ देते हैं तथा उस क्रिया को बार बार दोहराया जाए तो एक अनुबंधन स्वाभाविक अनुक्रिया एवं कृत्रिम उद्दीपक के क्या बन जाती है, बन जाती है। अब उसके मध्य में वो जो घंटी था उसको लेकर उसके क्या हो गया, एक संबंध बन गया था। मतलब ये स्वाभाविक चीज़ें वो चलती ही रही, बस इनका क्या हो गया, उद्दीपक के रूप में चीज़ें चेंज होती गई। डन हुआ सभी को, यहाँ तक बताइए जल्दी से, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, इसका क्या क्या शैक्षिक महत्व होता है, शिक्षा में क्या क्या इसका महत्व है। तो इस सिद्धांत का प्रयोग किसी बालक के व्यवहार में संशोधन के लिए, आदत निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर किसी बालक का व्यवहार है, जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं कि आप कुछ बच्चे होते हैं ना अंगूठा पीते रहते हैं, वो भाई उनमें अंगूठा वो पी रहे हैं ना, हम उनके अंगूठे को अगर बार बार हटाएंगे तो हम उनके व्यवहार में संशोधन कर सकते हैं ना, कि अगर उस चीज़ को हम बार बार हटा रहे हैं, उसको किसी और तरफ उसको जो है उसका दिमाग ले जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें धीरे धीरे उनकी आदत, उसका आदत निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कि अगर हम किसी आदत को, बच्चा होता नहीं कि कोई आदत अगर आपकी पड़ गई तो उसको वो आदत उसको पड़ी ही रह जाएगी, हमें जब तक उसको हम दूसरी तरफ नहीं आपका दिमाग जो है ले जाएंगे तब तक आप उसी आदत को करते हो। तो इस सिद्धांत का प्रयोग किसी बालक के व्यवहार में संशोधन और आदत निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी कार्य के साथ दंड, पुरस्कार, तारीफ या अन्य माध्यम को जोड़कर बच्चों की आदतों में परिवर्तन किया जाता है। ये जो नियम है आपका पावलोव का, ये समाजीकरण में, सोशलाइजेशन प्रोसेस में सहायक होता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके दिया है, कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्यवहारवाद का जनक किसको कहा जाता है, तो पावलोव एवं वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे कभी भी पूछा जाए किसी
आदत निर्माण में कौन सी थ्योरी महत्वपूर्ण है। तो किसी के आदत निर्माण में जो सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है वो है SR थ्योरी। डन। SR थ्योरी आदत निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यवहारवाद का जनक कौन है? पावलो और वॉटसन है। यहाँ तक सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो वो चीज़ आप बेटा मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखिए। अब इस सिद्धांत की व्याख्या के लिए इन्होंने 3 नियम भी, कुछ नियम दिए थे। आइए देखते हैं वो नियम कौन से हैं। सबसे पहला इन्होंने जो नियम दिया था वो हमारा था उत्तेजना का नियम। उत्तेजना के नियम में इन्होंने क्या कहा कि इस नियम से ये तात्पर्य है कि क्रिया के दौरान सामने का उद्दीपक हमें कितना उत्तेजित कर सकता है। जैसे है नहीं कि भाई हम किसी कार्य को करने के लिए कितने उत्तेजित हैं, कितने एक्साइटेड हैं कि हमें ये कार्य, जैसे भूख लगी है, अब भूख लग गई आपको, अब आपको भोजन की आवश्यकता है तो आप तुरंत किचन में जाओगे और जल्दी जल्दी खाना बनाने, क्योंकि अभी आपकी जो भूख है ना वो आपको भोजन के लिए बहुत ज़्यादा मुझे चाहिए, और अगर आपको भूख नहीं लगी है, बहुत कम भूख लगी है तो आप इग्नोर करोगे। तो यहाँ पे उत्तेजना का नियम क्या कहता है कि इस नियम से यह तात्पर्य है कि क्रिया के दौरान सामने वाला उद्दीपक आपको कितना उत्प्रेरित कर रहा है, उस कार्य को करने के लिए कितना उत्तेजित कर रहा है, यही आपका उत्तेजना का नियम है। सेकंड हमारा है आंतरिक अवरोध का नियम। आंतरिक अवरोध के नियम में ये कहते हैं कि प्रतिक्रिया करने के दौरान अगर समय समय पर उद्दीपक नहीं दिया जाता है तो प्रतिक्रिया का विलोपन भी हो सकता है। जैसे होता नहीं है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, अगर कोई भाई उसका कोई आधार नहीं है कार्य करने का, तो आपका जो प्रतिक्रिया होता है उसका विलोपन होना, आप लगते हो यार क्या, जैसे मान लीजिए अभी आपको पता है कि आपका जुलाई में सीटेट है, ठीक है, तो अभी आपके सामने है कि भाई सीटेट है, हमें पास करना है, लेकिन अभी क्या हो जाए सीटेट फिर 2 साल के लिए चला जाए, तो आपका जो प्रतिक्रिया होगा ना, जो अभी आप तैयारी कर रहे हो उसका विलोपन होने लगेगा, वो समाप्ति की तरफ जाने लगेगा, वो गायब होने लगेगा, आपका मन ही नहीं करेगा तैयारी करने का। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? आंतरिक अवरोध का नियम कहते हैं। थर्ड हमारा है बाह्य अवरोध का नियम। बाह्य अवरोध के नियम में कहते हैं प्रतिक्रिया के दौरान जब हमारे सामने कोई नया उद्दीपक आ जाता है तो प्रतिक्रिया की गति धीमी पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए जब आप क्या होते हो, खाली आप सोचते हो कि भाई टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते, फिर सोचे अरे यार टीचिंग में तो कोई जो है आ ही नहीं रहा, अभी लाओ SSC की भी तैयारी कर लें, लाओ IAS की भी तैयारी कर लें, PCS की भी तैयारी कर लें। तो प्रतिक्रिया के दौरान जब आपके सामने कई सारे उद्दीपक आने लगते हैं, ठीक है, तो आपका जो प्रतिक्रिया की गति होगी वो धीमी, अब सामने कई सारे भोजन रखे रहेंगे तो आपका जो प्रतिक्रिया होगा कि कौन से भोजन को करें तो वो धीमी पड़ जाएगी ना। लेकिन अगर आपके सामने एक ही उद्देश्य होगा, एक ही ऑप्शन होगा, तो भाई आपके सामने एक ही उद्दीपक होगा, तो आपका मतलब वो आपको फैक्ट कि भाई मुझे यही खाना है, इससे ज़्यादा मुझे यही चाहिए, मुझे यही करना है। तो वही बाह्य अवरोध का नियम यही कहता है कि प्रतिक्रिया के दौरान जब हमारे सामने कोई नया उद्दीपक आता है तो प्रतिक्रिया की गति क्या पड़ जाती है? धीमी पड़ जाती है, ठीक है ना। तो ये था पावलो से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको चीज़ों को बताने की, चीज़ों को समझाने की। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक।